स्वागत है आपका मार्क एकेडमी बच्चों। आज हम अपनी इस क्लास में साइंस क्लास 10 चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी के सभी कॉन्सेप्ट वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। इस क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइमलाइन का इस्तेमाल करके देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। सबसे पहले हमारे पास इंट्रो में है इलेक्ट्रिसिटी का कि क्या इस्तेमाल है। हम सब जानते हैं मॉडर्न सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है ये सब बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि या नोटिस करने वाली चीज है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कंट्रोलेबल भी है, जिसे कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, और कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक तरीके से उसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, अपने घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं सुविधाजनक तरीके से। हम ये स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। इतना कन्वीनियंट है कि आजकल स्टडी को भी इसने आसान बना दिया है। एक बार स्लाइड बनाई और हमेशा यूज करते रहो। पहले किताबों से पढ़ते थे, टीचर लिखते थे, यहाँ पहले से टीचर ने लिख रखा हुआ है। तो इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कहाँ का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी का? हाउस में, घरों में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में, सब जगह, और वी ऑल अवेयर ऑफ इट। क्या है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी? तो फ्लो ऑफ चार्जेस से। जब कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो होते हैं, चार्ज का मतलब यहाँ बच्चों इलेक्ट्रॉन से है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। वो हाउ डज इट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट? सर्किट के अंदर ये कैसे फ्लो करता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है बैटरी या सेल, जो हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं। सेल या बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से सर्किट के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यानी चार्ज मूव करता है और करंट बनता है। यानी चार्ज के मूव करने से करंट बनता है। ये सब चीजें हम शॉर्ट में भी डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में हम जानेंगे चैप्टर में। व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट? कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं करंट को, यानी करंट को कम ज्यादा करते हैं? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम कह रहे हैं, और रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले चार फैक्टर हैं, तो वो रेजिस्टेंस मेन हो गया, यानी करंट का सिंबल आई होता है। तो आई डिपेंड करता है एक तो वोल्टेज पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर। इसके अलावा आई डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस पर डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली। और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और कई सारी चीजों पर, मटेरियल पर जिसे रेजिस्टिविटी कहते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, यानी कंडक्टर की मोटाई पर। तो कहने का मतलब ये जो करंट है वो V पर और R पर, और R डिपेंड करता है इन तीन चीजों पर। तो इनडायरेक्ट वे में करंट भी इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो यहां पे वही बात लिखी हुई है, व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट? तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो करंट को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं? We shall also discuss the heating effect of electric current and its application. हीटिंग इफेक्ट का भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बल्ब के अंदर डिस्कस करेंगे, हीटिंग इफेक्ट काम करता है, फ्यूज के अंदर हीटिंग इफेक्ट काम करता है, तो उस बारे में हम जानेंगे। वैसे करंट के आप तीन इफेक्ट जानते हो, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट तो आप इसी क्लास में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। केमिकल इफेक्ट आपने केमिस्ट्री में देखा हुआ है, जब चैप्टर 1 आप कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो उसमें एनोड कैथोड करंट पास हो रहा था। तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी। तो वो एक तरह से केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। जब वो करंट पानी से पास हो रहा है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट रहा है वाटर। हीटिंग इफेक्ट, आप रोज अपने स्कूल जाने से पहले कपड़ों को आयरन करते हैं, तो आयरन जो करते हैं वो हीटिंग इफेक्ट पर ही बेस्ड है कि जो करंट उसमें जाता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है।
और मैग्नेटिक इफेक्ट का एग्जांपल इलेक्ट्रिक बेल, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक बेल जो है, आजकल तो डिजिटल आ गई हैं, गाना गाते हैं, कुछ और करते हैं, वो एक अलग चीजें हैं, पर जो ऐसे टकराती थी घंटी जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट पर ही वो बेस्ड डिवाइस था। तो ये आप करंट के 3 इफेक्ट है जो हम जानते हैं थोड़ा बहुत पहले से भी। अब हम बात करते हैं, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के फ्लो करने से इलेक्ट्रिक करंट बनता है, तो उसी के रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई है, एसआई यूनिट एम्पियर है और फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई यानी क्योंकि हम डेफिनेशन में कह रहे हैं I इज इक्वल टू क्यू यानी चार्ज, टी मतलब टाइम, तो चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो गया आपका। अब जो करंट का एसआई यूनिट अभी आपने देखा एम्पियर है, तो एम्पियर 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? अभी आपने फॉर्मूला देखा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। चार्ज अगर 1 कूलाम हो, टाइम पर सेकेंड हो, यानी अगर 1 कूलाम चार्ज पर सेकेंड फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में, तो उस सर्किट में 1 एम्पियर का करंट बन रहा है। तो 1 एम्पियर की डिफाइन कुछ इसी तरह से हो जाएगी। 1 एम्पियर करंट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। पर सेकेंड अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस सर्किट में 1 एम्पियर का करंट बन रहा है। अब एक और क्वेश्चन आता है बच्चों 1 नंबर में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1 कूलाम चार्ज में, क्योंकि 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकेंड तो 1 एम्पियर करंट बन रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 एम्पियर करंट को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं पर सेकेंड। तो फिगर तो यहाँ पे दिया ही है हमने, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक तरह से आप समझिए 6 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इतने इलेक्ट्रॉन जब पर सेकेंड फ्लो कर रहे हैं, ये लमसम वैल्यू है, तो 1 एम्पियर का करंट बन रहा है, क्योंकि 1 कूलाम चार्ज बन रहा है और वो पर सेकेंड फ्लो करता है, तो 1 एम्पियर करंट बनता है। इसके कैलकुलेट करने के लिए भी आता है कई बार कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। अब 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये फिगर हमने आपको बताया हुआ है, बट इस पर बेस न्यूमेरिकल आता है, इसलिए हम इस फॉर्मूले की भी बात कर लें। 1 मिनट, ये जो फॉर्मूला है Q, ये भी यहीं पर हमने स्लाइड में रखा हुआ है। Q इज इक्वल टू NE। Q जो है वो चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है। तो अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि 1 कूलाम चार्ज में ये नंबर कैसे आया, तो हम यहाँ पे चार्ज की जगह 1 कूलाम रख दें और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताया मैंने आपको भी 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। अब यहाँ डेसिमल हटा के एक 0 लगा दो, 2 5 जा 2 8 जा। अब 5 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 6 जा 48, 2 0 8 2 जा 16, 4 0 8 5 जा 40। ये आपका आ गया 0.625 इंटू, और ये 10 की पावर अगर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 19, ये नंबर है। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्लास 8th में जब एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर आपने एनसीईआरटी से पढ़ा था मैथ में, तो उसमें बताया जाता है कि कोई भी बड़ा लार्ज नंबर हो या बहुत छोटा नंबर हो, तो उसको लिखने का तरीका होता है कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ 1 ही डिजिट रहना चाहिए। राइट में कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल के लेफ्ट में 1 डिजिट होना चाहिए। और इंटू 10 रेज की पावर यहाँ पर 19 से 18 हो जाएगा, मतलब हमने ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट करना है।
डेसिमल यहां शिफ्ट करोगे तो एक पावर कम हो जाएगा। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी वैल्यू को इन्होंने ये राउंड फिगर में दे रखा है 6 इंटू 10 रेज पावर 18। तो ये 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है। अब करंट की ऐसा यूनिट आपने बताया एम्पियर है, और उससे छोटा यूनिट मिली एम्पियर, जो कि 1 एम्पियर का 1000 पार्ट होता है। उससे भी छोटा यूनिट है माइक्रो एम्पियर, जो 1 एम्पियर का 10 लाखवां भाग होता है। इसीलिए यहां लिखा हुआ है 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज पर -3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज पर -6 एम्पियर। 10 की पावर 6 वो 10 लाख होता है, तो -6 से इसलिए वो 10 लाखवां भाग हो गया, 1 बाई हो जाएगा वो। तो ये करंट के बारे में बच्चों कुछ बातें हुई। अब ये करंट जो फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डिफाइन, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। बना के देते हैं आपको, ये बल्ब लगाया, यहां मैंने एमीटर लगा दिया सीरीज में, माफ करिए तो स्विच है एमीटर के लिए, तो हम ये आपका 2 सेलों की बैटरी हो गई। ये स्विच ऑन कर दिया, ये प्लस माइनस, और ये बल्ब ग्लो करने लगा। तो ये आपका एक सर्किट है प्रॉपर, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो ये क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का, इसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और इसमें ये स्विच का सिंबल है, ये एमीटर है, ये बल्ब है, और ये बैटरी है। बैटरी बनाने का तरीका समझ लो, आपको एक सेल बनाना है। ये बड़ा वाला सिंबल प्लस का है और ये छोटा वाला सिंबल माइनस का है। ये एक सेल है, थोड़ा गैप लेके बना देंगे तो आसान रहेगा। फिर देखो प्लस का बाद माइनस आना चाहिए, तो एक माइनस के साथ एक प्लस, फिर एक माइनस के साथ एक प्लस। इस तरह से आप जितने भी सेल लगाना चाहे लगा सकते हैं अंदर, पर यह ध्यान रखना एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी बड़ा वाला जो लाइन होता है वो प्लस का, और छोटी वाली लाइन जो है वो माइनस का सिंबल होता है बैटरी सेल के अंदर या बैटरी के अंदर। तो कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट की डायरेक्शन जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, और इसे हम कन्वेंशनली लेते हैं। इन फैक्ट सच्चाई तो यह है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लेकिन करंट की डायरेक्शन को हम लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर करंट। करंट को मेजर करने के लिए आप एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप सीरीज में लगाते हैं। मैंने आपको सर्किट में भी दिखाया अभी। हाउ इज इट कनेक्टेड इन सर्किट? इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट। अब सीरीज को और पैरेलल को भी एक बार समझ लो। मान लीजिए कि एक सर्किट बनाते हैं पहले हम अगले वाले डायग्राम पे। यहां पर ये एक सेल, ये 2 सेल, ये स्विच ऑफ ऑन कर दिया। अब सीरीज ऐसे कहते हैं कि दोनों के बीच में, इस तरह से सर्किट के बीचों में कोई डिवाइस आपने लगा दिया, तो आपने मतलब सीरीज में लगाया है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है प्लस का और माइनस का। ये एमीटर को सीरीज में लगा दिया। पैरेलल तब होता है जैसे ये बल्ब है, अब यहाँ पे ना बल्ब को ग्लो करते हुए दिखाना है, क्योंकि स्विच ऑन है, करंट की डायरेक्शन भी दिखानी है आपको। ये एक प्रॉपर सर्किट हो गया है। 2 सेलों की बैटरी है, स्विच है, एमीटर है और बल्ब है। और पैरेलल क्या होता है, मान लीजिए वोल्ट, आगे हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें जो वोल्ट मीटर होता है वो, जैसे मान लो हमें ये बल्ब कितना वोल्ट ले रहा है सप्लाई बैटरी से, तो यहां से लगे। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये जो बैटरी हमने बनाई, हमें इसकी वोल्ट नहीं पता है अगर, तो यहां पे ऐसे वोल्ट मीटर लगा सकते हैं इसके दोनों एंड पर। ये वोल्ट मीटर है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये वही फैक्टर है जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। यानी हमारे घर में जो करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, इनफैक्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके भेजा हुआ है दोनों तारों में। एक जो तार आपका न्यूट्रल है और एक तार जो लाइव वायर है, दो तरह की बात है। जब आप एक टेस्टर लगाते हैं जैसे कहीं पर प्लग में, तो एक तरफ वो रेड जलने लगता है और एक तरफ नहीं जलता है। तो रेड वाला वायर जिसमें रेड लाइट जल रही है वो टेस्टर लगाने पर वो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है। तो उन दोनों वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब जो प्रेशर डिफरेंस होता है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो डिपार्टमेंट हमें पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से दे रहा है। करंट तो हमारे डिवाइस बना रहे हैं, जो कंडक्टर लगा हुआ है वो करंट यूज कर रहा है, करंट बना रहा है, तारों से करंट नहीं आ रहा। आपने कभी ये सुना है कि यार यहाँ पे ये लाइन जो जा रही है 15 एम्पियर की है या 40 एम्पियर, क्योंकि करंट का तो यूनिट 40 एम्पियर है। तो जो लाइन जा रही है 15 एम्पियर की, 40 एम्पियर की, ये नहीं सुना यार 220 वोल्ट की लाइन जा रही है, 440 वोल्ट की लाइन जा रही है। तो इसका मतलब ये कि तो वो जो तार आ रहा है उन दोनों तारों के बीच में, न्यूट्रल और लाइव वायर के बीच में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। जो हमने यहाँ पीछे एक सर्किट बनाया, तो यहाँ ये देखो ये दो किनारे हो गए, ये जो किनारा है और ये जो किनारा है सर्किट का, इन दोनों एंड पर ये जो भी बैटरी होगी 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी होगी, तो इन दोनों एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 6 वोल्ट का होगा, अगर 6 वोल्ट की बैटरी है तो। ऐसे जो हमारी लाइन जा रही है 220 वोल्ट की, तो वो 200 दोनों तारों में, लाइव वायर में और न्यूट्रल वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट का होता है। तो ये आपका यहाँ पहले इसके डिफाइन की बात करते हैं, कैसे बनता है इसका डिफाइन, वो यहाँ देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट एन इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज। यहाँ तक तो ये समझ लो एक पृष्ठभूमि बनाई गई है कि कौन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज। यहाँ तक यानी जब एक सर्किट है, एक सर्किट कंप्लीट है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में कैसे डिफाइन होता है? उस वर्क डन से जो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क होता है। यहां सर्किट पे आओ, एक मिनट, ये वाला, यहां से यूनिट चार्ज, यानी मान लो एक कुलाम चार्ज, चार्ज का यूनिट कुलाम है, एक कुलाम चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क हो रहा है, उसी वर्क से डिफाइन होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। जो आगे लिखा हुआ है बेटा, दो इतनी बड़ी बड़ी लाइन है, वो स्टार्टिंग में जो जितना मैंने रेड किया हुआ है वो तो बता रहे हैं कि किस पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस पोटेंशियल डिफरेंस की जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट फ्लो कर रहा है तब। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज, अब मेन डेफिनेशन यहां से स्टार्ट होती है, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। अब इसी डेफिनेशन से फॉर्मूला बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्योंकि V से दिखाते हैं तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, W वर्क डन और Q चार्ज। मतलब मान लीजिए एक कुलाम चार्ज को ले जाने में 1 जूल का वर्क हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट क्रिएट हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट है, जिसे हम V से दिखाते हैं। इसे मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो वोल्ट मीटर है, और इसे सर्किट में हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन which the potential difference to be measured। और पैरेलल कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया है, लाइक दिस। ये जो कनेक्शन है ये पैरेलल कनेक्शन है। आप इस बल्ब के दोनों एंड पर चेक करना चाहते हो कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस ये बल्ब ले रहा है, तो आप ऐसे जोड़ोगे।
इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना चाहते हो तो इसके दोनों किनारों से इसको जोड़ दोगे, यानी आप सर्किट तोड़ते नहीं है इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बल्कि सर्किट के दोनों किनारों से लगा देते हैं वोल्टमीटर को। ये दोनों में फर्क है। एमीटर को लगाने में आप सर्किट को बीच में तोड़ रहे हैं और तोड़ के फिर जोड़ रहे हैं। जैसे लाइन में बच्चे खड़े हैं स्कूल में, तो एक बंदा उसमें बीच में घुस गया, तो जो बीच में घुस गया वो सीरीज में आ गया, लाइन के बीच में घुस गया, दो बच्चों के बीच में एक बच्चा और घुस गया। पर एक बच्चा जो है नहीं घुसा, वो साइड दो बच्चों से अलग जुड़ गया, इस तरह से जैसे ये जुड़ रहे हैं। ये वोल्ट जो है ना बीच में नहीं तोड़ नहीं रहा, वो दोनों एंड पर ले रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो दो एंड पर ही होता है। चाहे बल्ब का दो एंड हो, बैटरी के दो एंड हो, टीवी के दो एंड हो, मतलब कोई भी प्लग होता है, जैसे टीवी का प्लग है जो आप लगाते हैं सॉकेट में, तो ये दोनों प्लग के बीच में चेक करते हैं यार कितना वोल्ट ले रहा है टीवी, तो ये दोनों एंड पे चेक करते हैं। इसलिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो एंड पर देखा जाता है डिवाइस के। अब 1 वोल्ट क्या होता है? 1 जूल पर कूलम, यानी अगर एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क हो रहा है 1 जूल का हो रहा है, दैट मीन्स उन दोनों पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अब ये कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो सर्किट में इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल बता चुका हूं आपको पहले भी मैं, एक बड़ा सिंबल प्लस का, ये छोटा माइनस का, ये सेल हो गया। बैटरी बनानी है तो एक बड़ा, फिर एक छोटे के साथ एक बड़ा, फिर एक छोटे के साथ एक बड़ा, और ये फिर छोटा, यानी 1 2 3 सेलों की बैटरी हो गई। बस इसमें ये ध्यान रखना कि बड़े के बाद छोटा आना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। स्विच ऑन, स्विच ऑफ है तो ये इस तरह का, स्विच ऑन है तो बीच में डॉट रहेगा। अगर दो वायर ज्वाइंट हो रहे हैं तो इसमें ऐसे एक सर्कल से दिखा देंगे डार्क कलर के। अगर वायर को ज्वाइंट किए बगैर एक वायर दूसरे वायर से पास हो रहा है तो कुछ इस तरह से। बल्ब का सिंबल ये। इसके बाद ये वाला जो रजिस्टर है, जो नया टर्म है, देखो एमीटर आप जानते ही हो, अभी हमने सर्किट में लगाया, ये एमीटर का सिंबल है। वोल्टमीटर का सिंबल ये है। तो जो आपके लिए नया है एक रजिस्टर है और एक वेरिएबल रजिस्टर है, जो अभी इस चैप्टर में आपने नहीं पढ़ा है। तो वेरिएबल रजिस्टर और रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, वैसे तो हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं आपसे एक नॉर्मल वे में बात करता हूँ। हमारे बॉर्डर पे जो सिपाही खड़े हैं, वो बॉर्डर से इस तरफ अगर कुछ लोग इलीगल तरीके से, टेररिस्ट कह सकते हो उन्हें, आतंकवादी कह सकते हो, घुसने का प्रयास करेंगे तो वो उसको रोकेंगे, उसको रेसिस्ट करेंगे, उसको मार देंगे। यानी ये उनका प्रॉपर्टी है कि वो अगर कोई गलत तरीके से एंटर करेगा बॉर्डर में तो उन्हें उसे रोकना है, उसे मारना है। ऐसे ही कंडक्टर में या किसी रजिस्टर में जब करंट फ्लो करता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है उस करंट को रोकने की। अब ये अलग बात है, कुछ में कम होती है, कुछ में ज्यादा होती है, वो डिपेंड करता है मटेरियल पर। कॉपर में कम है रेजिस्टेंस, टंगस्टन में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। जैसे सैनिक की प्रॉपर्टी है कि उधर आने वाले दुश्मन को रोकेगा देश की रक्षा करने के लिए, तो वो आपका रजिस्टर का काम होता है, करंट के फ्लो को रेसिस्ट करना। लेकिन बॉर्डर पे जो सैनिक है वो रेसिस्ट करता है, वो अच्छी चीज है। लेकिन अगर हमें जहां हीटिंग डिवाइस है वहां पे रेजिस्टेंस अच्छी चीज है। अगर आपको कोई चीज गर्म करनी है, आपको कपड़े प्रेस करने हैं, अपने कपड़े आयरन करने हैं, तो रजिस्टर आपके लिए अच्छी चीज है, तुरंत गर्म हो जाएगा और वो जल्दी से आप आयरन कर लोगे। लेकिन अगर आप रोशनी के लिए चला रहे हो, लाइट यूज कर रहे हो, टीवी चलाने के लिए आप लाइट का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना चाहते हो, एलईडी चलाने के लिए, तो वहां पे रेजिस्टेंस कोई अच्छी चीज नहीं है। जो फैन चला रहे हैं हम, फैन में जो वायर लगा हुआ है, अगर उसमें रेजिस्टेंस है तो नुकसान की चीज है वो, क्योंकि उससे फैन गर्म ही होगा, और जब चीजें गर्म होंगी तो खराब भी होंगी, हवा भी गर्म आएगी। तो हर जगह रेजिस्टेंस अच्छा नहीं होता, लेकिन रेजिस्टेंस लगभग सभी कंडक्टर में होता है, बस कम और ज्यादा का फर्क है। अब
वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है या रियोस्टेट क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था करंट को कम ज्यादा करने के दो तरीके हैं मेन, या तो वोल्टेज चेंज हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाए, या रेजिस्टेंस चेंज हो जाए। तो वोल्टेज चेंज करने के लिए आप बैटरी को कम ज्यादा कर, सेल को कम ज्यादा कर सकते हो, और अगर बैटरी को नहीं कम ज्यादा करना, बैटरी आपने फुल लगा दी है, कोई जब भी कोई लैब में आप एक्सपेरिमेंट करोगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, पहली बात तो मेन सप्लाई से होती नहीं कोई एक्सपेरिमेंट, इसलिए जब भी बात करते हैं तो बैटरी सेल की बात करते हैं। तो आपने बैटरी लगा रखी है उसमें 15 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, 9 वोल्ट की, अब आपको उसमें कम ज्यादा करने का ऑप्शन नहीं है, तो सर्किट में आप ये लगा दोगे रियोस्टेट, तो बैटरी तो पूरी रहेगी लेकिन रियोस्टेट क्या करेगा, करंट को कम ज्यादा कर देगा रेजिस्टेंस को चेंज करके। इसके बाद एमीटर और वोल्ट मीटर है जिसे हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को पहले लगाते हैं, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम आते हैं इस चैप्टर में ओम्स लॉ पे। ओम्स बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ है कि भैया करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, या पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ज्यादा करंट इसका मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, अगर करंट ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब पीछे से वोल्ट ज्यादा आ रही है, यही ओम्स लॉ है। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। The potential difference V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट पर। हाँ, शर्त यह है, ये प्रोवाइडेड जो लिखा हुआ है ना, ये शर्त रख रहा है, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट पर, लेकिन शर्त यह है, ये जो लिखा हुआ है ना, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, लेकिन तार जो होता है उसका ताप नहीं बदलना चाहिए, वो गर्म नहीं होना चाहिए, ना वो ठंडा होना चाहिए। जिस टेम्परेचर पे है उसी टेम्परेचर, अगर तार का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो जितना करंट बढ़ेगा उसी रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, या जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उसी रेशियो में करंट बढ़ जाएगा, उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये है ओम्स लॉ का मतलब, the potential difference V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. Formula V is equal to IR, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल फिजिक्स में हटता है तो कोई नया कांस्टेंट जरूर आ जाता है। तो यहां पर नया कांस्टेंट आएगा R, ये नया टर्म है। R मतलब रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला हो गया। अब V और I का ग्राफ, इस पे एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है ओम्स ने, वो आपकी क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, उसमें मैं आपको वो दिखा देता हूँ ग्राफ। यहाँ पे मैंने इसकी क्रॉप नहीं, सर्किट है, इसके अंदर इन्होंने सेल को इंक्रीज करने के लिए इस तरह से बना रखा है। तो पहले मान लीजिए ये एक सेल यहाँ लगाया हुआ है और वो मान लीजिए 2 वोल्ट का है, और यहाँ पे वो एमीटर की रीडिंग चेक करेंगे। मान लीजिए एमीटर करंट जो बना रहा है 0.5 एम्पियर का बना रहा है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे करंट 0.5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट था, और ये जो V और I का रेशियो यानी 2 और 0.5 का रेशियो जो आएगा 2 और 0.5, तो यहाँ डेसिमल लगा के 0 यानी 4:1, 4:1 आ जाएगा। अब इसके बाद एक सेल की जगह एक और सेल और ऐड कर दिया, 2 सेल हो गए। अब करंट इसमें आप देखेंगे 1 हो जाएगा, और वोल्ट 4, अभी भी रेशियो वही आएगा 4:1। फिर एक और इसमें सेल लगा दो, अब वोल्ट 6 हो गया, और ये 1.5 हो जाएगा एम्पियर करंट, रेशियो फिर से वही आएगा 4:1, 6 और 1.5 का। एक और सेल लगा दिया 2 वोल्ट का, अब करंट इसमें आना है 2 एम्पियर का, वोल्टेज हो गया इसमें 8, और रेशियो आएगा 4:1, क्योंकि 8 और 2 का रेशियो 4:1 आएगा। तो ये ओम ने ये एक्सपेरिमेंट किया, एक्टिविटी की, और इसी से ही वो लॉ बना।
तो इसी से उन्होंने कहा गया जैसे आप वोल्ट बढ़ाते हो करंट वैसे बढ़ता है, उनका रेशियो सेम रहता है। इसीलिए VI का जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। V और I, जैसे हमने वहां पे देखा 0.5, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर और ये 2 एम्पियर, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट। हाँ, तो ये यहाँ पर 0.5, 1 एम्पियर, 1.5 और 2 एम्पियर, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर जो इसका एक ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये VI का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये भी 1 मार्क्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VI की जो वैल्यू होती है, देखो V/I इज इक्वल टू R, या फिर R की जगह आप कह दो कांस्टेंट, ये जो लिखा हुआ है VI की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट। पिछले वाले अभी मैंने आपको एक्टिविटी में बताया भी किस तरह से उसका बार बार 4:1 आ रहा था V और I का रेशियो। तो ये ओम्स लॉ की बात है। एक मिनट, यहां पर वोल्ट में मैंने, हाँ वोल्ट, क्यों करंट उसी रेशियो में बढ़ेगा ना। वो अब 2 की जगह 4 तो हमने 2, 4, 6, 8 तो हमने इसलिए लिया उसको प्रेजेंट करना और कैलकुलेट करना आसान है। लेकिन जिस हिसाब से वोल्टेज बढ़ेगा उस हिसाब से करंट में भी, करंट फिर 0.5 नहीं बढ़ेगा, उससे कम बढ़ेगा। क्योंकि अगर इस लाइन में आप देखो, अगर मान लो 2 के साथ 1 एम्पियर आ रहा है और 4 वोल्ट के साथ मान लो 2 के साथ आधा एम्पियर आ रहा था 0.5, 4 के साथ 1 एम्पियर आ रहा है करंट, तो यहाँ बीच में तो कोई वैल्यू है। ये मान लो यहाँ 3 वोल्ट है तो यहाँ करंट भी तो कुछ कम है, रेशियो सेम आएगा, लाइन स्ट्रेट आएगी। यही ओम्स लॉ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस करंट पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक नया टर्म, ओम्स लॉ ने आपको एक नया टर्म दिया, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। जैसे हर सैनिक की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो दुश्मनों को अंदर आने से रोकता है, वैसे ही ज्यादातर मटेरियल की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को रेसिस्ट करता है, रोकता है, उसका विरोध करता है, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी एक कॉमन बात हो गई हर कंडक्टर की, रेजिस्टेंस कॉमन बात हो गई, लेकिन रेजिस्टिविटी अलग बात है। देखो आगे रेजिस्टिविटी आने वाला है ना। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। यानी हर कंडक्टर की, कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर है, आयरन कम अच्छा है और दूसरे मेटल्स और कम अच्छे हैं, फिर पुअर कंडक्टर भी आ जाते हैं, फिर इंसुलेटर भी आ जाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो वो एक अलग बात है। पर हर कंडक्टर में कुछ ना कुछ होता है उस करंट को फ्लो करने को रेसिस्ट का। आर कांस्टेंट होता है किसी मेटालिक वायर के लिए गिवन टेम्परेचर पर, इसलिए ओम्स लॉ बोला है ना कि प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उस वायर का आर भी कांस्टेंट होगा, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा। यानी इसका सिंबल आर है, ऐसा यूनिट ओम है, उन्हीं के नाम पे रखा है सिंबल इसका। ये ओम का सिंबल आपको पता ही है, कुछ इस तरह का है। फॉर्मूला ओम्स लॉ से ही आया, V इज इक्वल टू आई आर, हमने ओम्स लॉ में देखा था। अब R निकालना है तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ये I इधर अपॉन में आ गया यहां से उठकर, तो फॉर्मूला R इज इक्वल टू V अपॉन आई। 1 ओम क्या होगा? देखो इस चैप्टर में आप सबसे पहले आपने 1 एम्पियर का क्या था, 1 एम्पियर था 1 कूलम पर सेकेंड। फिर 1 वोल्ट क्या था, 1 जूल पर कूलम। अब 1 ओम क्या होगा? इसी नियम से आ जाएगा, R इज इक्वल टू, जब आपको पता है V अपॉन आई है, तो V है 1 वोल्ट और I है 1 एम्पियर, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो किसी वायर से 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब उस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, रेजिस्टेंस उस वायर का 1 ओम है अगर 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है।
तो ये 1 वोल्ट 1 ओम का डिफाइन हो गया। सॉरी 1 वोल्ट पर। हाँ हाँ, वो अगर उसका अगर हाँ टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो वो करंट कम हो जाएगा, कम हो सकता है। हाँ कम हो सकता है, रेजिस्टेंस बढ़ते ही करंट कम हो सकता है, तब वो फिर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना फिर उसका। अभी रेजिस्टेंस तो 1 ओम की हम बात कर रहे हैं, फिर रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ तो करंट अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि आप ये देखो ना R इज इक्वल टू वी अपॉन आई है, अगर ये बढ़ेगा तो R कम हो जाएगा, और अगर I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो अगर R बढ़ेगा तो I कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। I मतलब करंट, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड में आ रहा है, इनवर्स है। तो करंट रेजिस्टेंस का और करंट का इनवर्स रिलेशन है। 1 ohm डिफाइन, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज 1 ohm। यानी अगर किसी सर्किट के अंदर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उस सर्किट से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो समझना उस सर्किट का रेजिस्टेंस, उस सर्किट में जो कंडक्टर लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसीलिए 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर करंट बन रहा है। अब ये 1 ओम इक्वल 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब नेक्स्ट यहां पे कंपैरेटिव टर्म है। रियोस्टेट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को कम ज्यादा किए करंट को कम ज्यादा कर सकता है, वो रियोस्टेट है। गुड कंडक्टर क्या है, रजिस्टर क्या है, पुअर कंडक्टर का क्या है, और इंसुलेटर क्या है, इस बारे में जानते हैं। कंपेयर करके समझ में आएगा चीजें कैसे। यहां देखिए 1 2 3 4 4 चीजों की बात हो रही है, तो 4 मटेरियल लेने हैं जिनकी वायर समझ लो, जिनका लेंथ सेम हो और उनका मोटाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो। 4 वायर लेने हैं जिनकी लंबाई सेम है और मोटाई सेम है, तो उन चारों वायर में जिसका सबसे कम रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्टर माना जाएगा, गुड कंडक्टर। ये रियोस्टेट के बारे में बता चुके हैं आपको। अ कंपोनेंट ऑफ गिवन साइज दैट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस इज ए गुड कंडक्टर। उसके बाद जिसका ठीक ठाक यानी दूसरा वायर है जिसमें ठीक ठाक रेजिस्टेंस है उसे हम रेजिस्टर कहेंगे। अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। उसके बाद जिसमें उससे भी ज्यादा, अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स अ हायर रेजिस्टेंस, यानी रजिस्टर से भी ज्यादा रेजिस्टेंस अगर हो तो वो पुअर कंडक्टर है। और अगर बहुत बहुत ज्यादा हो गया रेजिस्टेंस, जैसे प्लास्टिक और लकड़ी, तो वो इंसुलेटर में आ गया। प्लास्टिक का तार है तो वो इंसुलेटर है। आप समझो इंसुलेटर का मतलब जैसे कागज का या प्लास्टिक का या लकड़ी का है, तो दे आर इंसुलेटर। उनमें बहुत बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, वो अपने में से करंट को जरा भी फ्लो नहीं करने देंगे। वैसे करंट को फ्लो करने के लिए चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन, तो लकड़ी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, समझो है, फ्री मूव करने के लिए फ्री नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो हर चीज में है, हर वो चीज जो एटम से बनी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो मेटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए, और नॉन मेटल में नहीं होते। तो गुड कंडक्टर, रेजिस्टर, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर है, ये कंपैरेटिव टर्म है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो 4 बातों पे वैसे देखा है, तो वैसे मेन तो 3 है, चौथा एक्सटर्नल फैक्टर है। एक, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर पर, जितना बड़ा लंबा वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी वायर की मोटाई पर।
वायर जितना ज्यादा मोटा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि 1/a है, ये इनवर्स रिलेशन है। इसको कुछ इस तरह से याद कर सकते हो। देखो करंट बनता है किसके, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। मान लो एक गटर है और गटर अगर बड़ा है तो उसमें एक साथ बहुत सारे चूहे दौड़ सकते हैं, और अगर गटर पतला है तो एक साथ कम चूहे दौड़ेंगे। चूहे दौड़ने वाले इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे। तो इसलिए जितना ज्यादा मोटा वायर होगा उसमें उसका कम रेजिस्टेंस होगा। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो R प्रोपोर्शनल टू L/A, और ये फिजिक्स है भैया, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो एक नया कोई ना कोई कांस्टेंट उठ के आ जाएगा। तो अब आ जाएगा R इज इक्वल टू ρL/A। रो, अब एक नई चीज आ गई रो, जो बच्चों को रुलाएगी न्यूमेरिकल करते समय। ये रो है रेजिस्टिविटी। अब देखो मैं वापस सैनिक वाले एग्जांपल पे आता हूं। सभी सैनिकों का एक कॉमन फीचर है दुश्मन से लड़ना। लड़ना यानी रेजिस्टेंस। लेकिन कुछ सैनिक बहुत बहादुर होते हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिलता है, एक एक बंदा 100 को मारता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल सप्लाई करते हैं, लो भैया लो गन लो, मारो उसको। मतलब विरोध वो भी कर रहे हैं पर उनकी विरोध की क्षमता कम और ज्यादा हो सकती है। हर सैनिक में उनकी लड़ने की क्षमता अलग अलग हो सकती है। जज्बा अलग अलग होता है। अब क्लास में इतने बच्चे पढ़ते हैं, विद्यार्थियों का कॉमन फीचर है स्टडी करना। हर विद्यार्थी का कॉमन फीचर है स्टडी करना, यानी वो एक तरह से रेजिस्टेंस से आप कंपेयर कर लो कि हर कंडक्टर का कॉमन फीचर होता है रेजिस्टेंस। लेकिन क्लास में कुछ टॉपर आ रहे हैं, कुछ बिल्कुल नीचे से टॉप कर रहे हैं, कुछ ऊपर से टॉप कर रहे हैं। तो ये जो नीचे से टॉप कर रहे हैं या ऊपर से टॉप कर रहे हैं वो उनकी रेजिस्टिविटी है। हर विद्यार्थी का कॉमन फीचर स्टडी करना है, लेकिन स्टडी भी तो कोई काम कोई ज्यादा करता है, तो वो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पर। रेजिस्टिविटी का मतलब कि देखो कॉपर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, यानी वो करंट ज्यादा अच्छे से जाने देगा। इंसुलेटर की, प्लास्टिक की बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी, पुअर कंडक्टर की भी ज्यादा ही होगी कंडक्टर से। तो रजिस्टर की ज्यादा होगी कंडक्टर से। सबसे कम रेजिस्टिविटी हमने पीछे वाली स्लाइड में डिस्कस किया, सबसे कम रेजिस्टिविटी कंडक्टर की होगी, उससे ज्यादा रजिस्टर्स की होगी, उससे भी ज्यादा पुअर कंडक्टर की और सबसे ज्यादा इंसुलेटर की होगी। तो रेजिस्टेंस वर्ड जब आता है तो इसका मतलब वो हर कंडक्टर का एक कॉमन फीचर है, लेकिन हर कंडक्टर में ये फीचर कुछ कम या कुछ ज्यादा होगा। तो कम या ज्यादा वो रेजिस्टिविटी है। तो इसको हम रेजिस्टिविटी को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी मोटाई पर, नेचर ऑफ मटेरियल, ये है वो रेजिस्टिविटी। और चौथा है टेम्परेचर। इसमें दिया नहीं है क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर है, वो मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, वो गर्म होने पे सराउंडिंग से रिलेटेड है। जैसे गर्मियों में ज्यादातर आप टेम्परेचर का इशू आता ही है, जिससे तार वगैरह जल जाते हैं, तो टेम्परेचर हो गया। तो रेजिस्टेंस इन यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और रेजिस्टिविटी तो हर मटेरियल की अपनी अपनी होती है, किसी की ज्यादा और किसी की कम, तो उसी को कहते हैं ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टेंस तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, डायरेक्ट लंबाई ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मोटाई ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और नेचर ऑफ मटेरियल पर, जो हर चीज हर मटेरियल का अपना, कॉपर की अपनी रेजिस्टिविटी है। एक टेबल है आपकी बुक में, पहले हम ये डिस्कस कर लें। R प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और दोनों कंबाइन किया तो R प्रोपोर्शनल टू L/A, और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया तो R रो L/A। रो बोले तो रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी के डिफाइन, इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हर मटेरियल की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि हर सैनिक का, हर विद्यार्थी का कॉमन फीचर है स्टडी करना, लेकिन कोई ज्यादा स्टडी करता है, कोई कम स्टडी करता है। तो कम या ज्यादा वो उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कॉमन फीचर तो स्टडी है, अब कोई कम स्टडी कर रहा है, कोई ज्यादा स्टडी कर रहा है।
ऐसे ही हर कंडक्टर का एक कॉमन फीचर है रेजिस्टेंस होना, लेकिन किसी का रेजिस्टेंस कम है और किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो कम या ज्यादा वो उनका अपना नेचर है, उनकी बनावट है, उनके अंदर का जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। कॉपर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से मूव कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी कम हो गई। टंगस्टन में इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव करने के लिए कम है, तो इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो गई। तो ये इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रो इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। वो बताया आपको मैंने। एसआई यूनिट इसका ओम मीटर हो जाएगा। ओम मीटर कैसे होगा, देखो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये रो है रेजिस्टिविटी, तो अगर मैं A को इधर ले जाऊं, R इंटू A अपॉन L इज इक्वल टू रो। तो R का जो यूनिट है ओम है, सिंबल। एरिया का मीटर स्क्वायर है और लेंथ का मीटर है, तो स्क्वायर से मीटर कट गया तो ओम मीटर हो गया। जो रो, ये जो रो है इसका यूनिट आ गया ओम मीटर, तो इसी फॉर्मूले से ही आया है। R इज इक्वल टू R SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर, और ये फॉर्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल में काफी यूज करना होगा। ये है आपकी टेबल जिसमें रेजिस्टिविटी दिखाई गई है। देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी सबसे कम सिल्वर की 10 रेज पर -8 है, 1.6 इंटू 10 रेज की पावर -8 यानी सबसे कम। उससे थोड़ा सा ही फर्क है कॉपर में, इसीलिए कॉपर को इस्तेमाल करते हैं। चांदी जो होती है वो एक तो महंगी होती है और वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उसका वायर। उसका दो प्रॉब्लम है, एक महंगा और एक इतना स्ट्रांग नहीं जितना कॉपर स्ट्रांग है। इसीलिए आपको कंडक्टर के रूप में कॉपर 1.62 इंटू 10 रेज पर -8 बहुत कम रेजिस्टिविटी है। सबसे अच्छा तो सिल्वर है, लेकिन सिल्वर की एक प्रॉब्लम है, महंगा है और उसके वायर का स्ट्रेंथ इतनी अच्छा नहीं होगा, तो फर्क कुछ ज्यादा नहीं है रेजिस्टिविटी का। इसलिए कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी सबसे कम है इन कंपैरिजन टू अदर्स। उसके बाद देखो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए देखा होगा कि एल्यूमिनियम के क्योंकि एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, 2.63 है ना, इसीलिए एल्यूमिनियम का वायर अक्सर आपको मोटा मिलेगा, क्योंकि मोटा होने से रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा। भले ही रेजिस्टिविटी ज्यादा है लेकिन उसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं मोटाई से। इसीलिए जो बड़े वाले जो ये वायर जाते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, सप्लाई वायर जो जिसमें 220 वोल्ट की लाइन होती है। कारण क्या है, एक तो मोटा बना देते हैं उसको, दूसरा एल्यूमिनियम की बात यह है कॉपर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो इतने खंभों से जो लाइट जाती है वो लचक जाएगा, उसको आप ज्यादा टाइट कर ही नहीं सकते हैं। वो तो हमारे घरों के अंदर अंडरग्राउंड होता है इसलिए चल जाता है, जो हवा में उड़ रहे हैं वायर वो लटक जाएंगे कॉपर के होंगे तो कितना ही मोटा बना लो उन्हें, और कॉस्टली भी पड़ेगा वो। इसलिए एल्यूमिनियम का वायर इस्तेमाल करते हैं कंडक्शन में, लेकिन वो मोटा कर देते हैं उसको क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए मोटाई बढ़ा दी। बाकी आपके सामने टंगस्टन आ रहा है जो कि आपके बल्ब में इस्तेमाल होता है, उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। उसके नीचे जाते जाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है, तो फिर काम की नहीं बचती, फिर ये कंडक्टर के लिए काम नहीं आता। यहां तक हमारे काम आ जाता है, ये कंडक्टर के रूप में आ जाता है एल्यूमिनियम, ये भी कंडक्टर रूप में आ जाता है, और ये रजिस्टर के रूप में आ जाता है काम। जो बल्ब का फिलामेंट है वो प्योर रजिस्टर है, तभी तो उसमें करंट जाता है, हीट हो जाता है, हीट होकर ग्लो करने लगता है और हमारा काम हो जाता है, रोशनी मिल जाती है। ये आयरन का जो एलिमेंट है उसके अंदर टंगस्टन का वायर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टिविटी थोड़ा ज्यादा है, तो हीट करने का काम आ रहा है। लेकिन उसके नीचे आओ, निकेल आओ, आयरन आओ, क्रोमियम आओ, ये सब बेकार होते जा रहे हैं, इसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान है, तो ये हमारे काम के नहीं है ज्यादा। फिर एलॉय आते हैं, एलॉय में भी कुछ काम के हो जाते हैं कहीं कहीं पर, वो बनाने के लिए, वो आपका फ्यूज बनाने के लिए, ताकि गर्म होकर टूट जाए, क्योंकि ये चीजें गर्म होंगी ना ये तो। और ये फिर इंसुलेटर आ गया, ये हमारे काम के हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हैंडल करने में काम करते हैं, उनका हैंडल बना देते हैं जो इंसुलेटर के होते हैं, हार्ड रबर या इबोनॉइड, तो वो काम की चीज है कि वो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने में काम आते हैं इंसुलेटर। अब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करते हो तो उसके ऊपर इंसुलेटर भी लगा होता है उसे पकड़ने के लिए,
नहीं तो झटका नहीं लग जाएगा। तो इसीलिए कंडक्टर हमारे यूजफुल है। फिर यहाँ पे टंगस्टन तक तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि एक अच्छा रजिस्टर काम करता है, हीटिंग डिवाइस में काम आ जाता है। फिर बाद में ये इंसुलेटर वगैरह है। अब इनका देखो रेजिस्टिविटी कितनी ज्यादा है, 10 की पावर 10 से 10 की पावर 14 तक, यानी पॉजिटिव बहुत ज्यादा। ये सब नेगेटिव थे और ये सब पावर पॉजिटिव है, तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत बहुत ज्यादा है इंसुलेटर्स की। बच्चों अब हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, मतलब हम अब ये डिस्कस करेंगे कि जब रजिस्टर्स को सीरीज में लगाया जाता है तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब उसमें टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट उसमें किस तरह से फ्लो होता है, वोल्टेज का उसमें क्या लॉजिक रहता है, ये सारे डिस्कस करने हैं हमें जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर पहले एक डायग्राम बना लें, मैं 2-3 रजिस्टर को लगाता हूँ सीरीज में, एक एमीटर भी लगा देता हूँ और बैटरी, स्विच, ये एक सर्किट हो गया बच्चों, जिसमें आपका रजिस्टर R1, R2, R3 लगा हुआ है। ये बैटरी है और स्विच ऑन है, एमीटर लगा दिया। अगर आपको वोल्ट मीटर लगाना हो तो यहाँ पर जैसे R1 रजिस्टर का वोल्ट चेक करना हो तो ऐसे लगा दोगे, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है। अगर R2 का चेक करना हो तो यहाँ उठा के लगा दो इसको, R3 का चेक करना है तो यहाँ पे लगा दो वोल्ट मीटर को। लेकिन करंट चेक करने के लिए जो एमीटर लगाते हैं वो सीरीज में ही लगाते हैं। इससे एक लॉजिक तुम्हें याद रहेगा, सीरीज में करंट सबको सेम मिलता है, इसीलिए तो अलग अलग आपको एमीटर लगाने की जरूरत नहीं है, R1 के साथ या R2 के साथ या R3 के साथ। दिस इज द लॉजिक। तो सीरीज में RS जो निकलता है वो डायरेक्टली इन तीनों को प्लस करके आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालने का। अच्छा ये आया कैसे डेरिवेशन, छोटा सा डिस्कशन है वो कर लेते हैं। देखो सीरीज में करंट सेम मिलता है, इन सीरीज करंट सबको सेम मिलेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है ये Vs इन टोटल जो हो गया सीरीज में, वो मान लीजिए R1 ने कोई पोटेंशियल डिफरेंस लिया होगा, R2 ने कुछ बनाया होगा, यूज किया होगा, और R3 ने V1, V2, V3 पोटेंशियल डिफरेंस लिया होगा। तो इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होगा बैटरी ने जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, या बैटरी जितने भी वोल्ट की है वो टोटल यही आएगा। तो अब ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमें पता है कि V इक्वल टू IR होता है, तो IRS ऐसे लिख देते हैं, V की जगह IR हर एक जगह पर, IR1, IR2 और IR3। I कॉमन ले लो, यहाँ से I कॉमन ले लो, तीनों से बाहर ले लो, यहाँ ब्रैकेट में बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल आउट हो गया, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वही डेरिवेशन है जो मैंने यहाँ बताया, ओम्स लॉ की हेल्प से निकाल दिया कि सर्किट के अंदर अगर सीरीज में कंपोनेंट्स लगे हैं तो उन सब का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज जो आता है उनके रेजिस्टेंस को प्लस करके आ जाता है सिंपली। करंट सबको सेम मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस से अपने अकॉर्डिंग अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। इसीलिए अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है तो हर एक डिवाइस के लिए आपको अलग अलग कनेक्ट करके देखना होगा कि कौन कितना पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा है। या एक और तरीका हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप I जो उनका होगा और उनका जो R होगा, यानी ओम्स लॉ यूज कर लेंगे। कई बार न्यूमेरिकल आता है ना
कि भाई आप ये वाला डिवाइस जो है कितना पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा है सर्किट से, तो इसका जो भी आर की वैल्यू होगी और ये सर्किट का जो करंट होगा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, है ना, V इक्वल टू आई आर। ये कुछ बात हुई जब हम 3 रजिस्टर्स को या उससे ज़्यादा रजिस्टर्स को सीरीज में लगाएंगे, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, तो उनका रेजिस्टेंस, उनका रिलेशन करंट का पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है। अब हम रजिस्टर को जब पैरेलल लगाएंगे तो उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। ये 3 रजिस्टर्स है जो पैरेलल लगा दिए, फिर ये बैटरी है, स्विच। अब ये जो तीनों रजिस्टर है बैटरी के दोनों एंड से, जैसे मान लो बैटरी से हमने एक तार ये निकाल दिया है और दूसरा तार ऐसे निकाल दिया है। अब यहीं से ये वाला रजिस्टर भी कनेक्ट हो गया इन्हीं दोनों पॉइंट से, ये जो दोनों पॉइंट है बैटरी के दोनों एंड है, ये यहीं से R2 भी कनेक्ट हो रहा है और यहीं से R3 भी कनेक्ट हो रहा है ना। तीनों इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। बैटरी के 2 पॉइंट है, ये तार एक हम ये ले गए इधर और दूसरा तार यहाँ ला के रोक दिया। अब उसी जगह से R1 भी जा रहा है, उसी जगह से R2 भी कनेक्ट हो रहा है और उसी से R3 भी कनेक्ट हो रहा है, तो इस तरह के कनेक्शन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और यहाँ पर करंट को लेकर क्या रहेगा, यहाँ पे सबको पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों मिलेगा, सब बैटरी के दोनों एंड से ही कनेक्ट हो रहे हैं, सीरीज में नहीं है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम और करंट अलग अलग होता है। करंट डिपेंड करता है उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है और जो उनका आर है, क्योंकि ओम्स लॉ से करंट इज डिफरेंट। क्योंकि जो करंट है ओम्स लॉ से अगर आप देखेंगे तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। अब V तो इनके इस बैटरी पर डिपेंड करता है कि कौन से वोल्ट की बैटरी लगी है, और R इनका खुद का अपना कुछ ना कुछ होगा, तो उससे डिवाइड करके इनका अलग अलग करंट आ जाएगा। तो सीरीज में सबको सेम करंट मिलता है, इसलिए वो हम तीनों के लिए एक ही यूज़ कर लेंगे, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सब अपने अपने हिसाब से ड्रॉ करेंगे। जो उनको वोल्टेज मिल रहा होगा सप्लाई का और जो उनका अपना रेजिस्टेंस होगा उसको डिवाइड करके आएगा। तो ये कुछ मतलब आपके एक तरह से कह सकते हो कि एक एक नंबर के लिए कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है सबको सेम मिलता है, करंट सब अपने हिसाब से ड्रॉ करते हैं, यानी करंट डिफरेंट हो सकता है, करंट डिपेंड करता है उनके अपने रेजिस्टेंस पर। जैसे पीछे वाले में हमने फॉर्मूला निकाला था, ऐसे यहाँ भी निकाल सकते हैं। हमने यहाँ भी क्या बताया आपको कि करंट सबको अलग अलग मिलता है। तो करंट हम मान लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा IP वो होगा R1 वाला करंट ले रहा होगा I1, R2 वाला करंट मान लो ले रहा होगा I2 और तीसरा रजिस्टर करंट मान लो ले रहा होगा I3। ये तीनों करंट ले रहे होंगे। अब I को V अपॉन R में चेंज कर सकते हैं ओम्स लॉ से, तो यहाँ पे हो जाएगा सबको V अपॉन RP I V अपॉन R1। अच्छा, V में हम V1 V2 V3 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि सब सेम रहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम मिलता है इसलिए। और I2 हो गया V अपॉन R2 और I3 हो जाएगा V अपॉन R3। तो यहाँ ऊपर से इन तीनों से ऊपर से V कॉमन ले सकते हो आप, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और V अपॉन RP, ये V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालने का फॉर्मूला है। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनको कैलकुलेट करके इनका रेसिप्रोकल करना होगा। कई बार आपको ना अगर जैसे 2 है तो ठीक है, 3 है तो ये वाला फॉर्मूला ठीक रहेगा, पर 2 होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला भी देखने को मिल जाता है ऐसे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लिख दिया। अब 2 के लिए क्या है ना, ऐसे हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई R2, इसका इससे मल्टीप्लाई R1 अपॉन में R1 इंटू
R2 और 1/RP। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो R1 R2 पर पहुंच जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन ये तो आसान इसलिए है क्योंकि आप सिर्फ 2 रजिस्टर की बात कर रहे हैं। ये पूरा एलसीएम लेके कैलकुलेट तो किया हमने कुछ, पर 3 रजिस्टर की बात करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अगर 3 या 4 या उससे ज़्यादा रजिस्टर्स के लिए अगर रेजिस्टेंस निकालना हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लें। और अगर सिर्फ 2 रजिस्टर की बात हो रही है तो आप ऐसा करो, या आपकी इच्छा है तो ये कर लो। इसमें ये फाइनल आंसर दे देगा डायरेक्ट। अब इसमें आपको रेसिप्रोकल वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ हमने पहले ही कर लिया, एलसीएम ले लिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो डोंट बी कंफ्यूज कि यार ये वाला फॉर्मूला भी हमने कहीं देखा है, फॉर्मूला वही है, उसी को सिंपल कराया, वो भी 2 रजिस्टर के लिए। अब अगला जो टॉपिक अपना बनता है बच्चों, कंपैरिजन के लिए बनता है। इसी में ही कंपेयर करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज में क्या एडवांटेज है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंपेयर कर लीजिए। तो सीरीज में करंट सबको सेम मिलता है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, 1 मिनट। करंट सीरीज में करंट सबको सेम मिलता है, पैरेलल में करंट डिपेंड करता है तो डिफरेंट भी हो सकता है वो। पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में सबको अलग अलग मिलेगा, डिफरेंट, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम मिलता है। तो ये 2 बातें हैं, इसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट क्रिएट होता है। इम्पैक्ट क्या क्रिएट होता है कि सीरीज में ना जब सबको सेम करंट मिल रहा है तो उनकी वर्किंग अफेक्ट होगी। किसी को कुछ करंट चाहिए, किसी को कुछ और करंट चाहिए, लेकिन नहीं, सबको सेम ही करंट मिलेगा। तो डिवाइस की जो वर्किंग होगी वो अफेक्ट होगी इसमें सीरीज में। और पैरेलल में ठीक चलेगा, ओके, जैसा भी उसको चाहिए होगा, अगर करंट मिल रहा है उसको हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है, तो डिवाइस ठीक ठाक चलेगा। और इसमें अगर कोई एक डिवाइस फॉल्ट हो जाता है सीरीज में तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। एक बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, सारे बल्ब बंद हो जाएंगे। और पैरेलल में एक फ्यूज होता है, कोई बात नहीं, पिछले वाले स्लाइड में देखना, वो आना पड़ेगा। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, सॉरी हाँ 3, मैं वो बोल रहा हूँ, क्या 3 थी बेटा, मैं वही तो बोल रहा हूँ। अगर एक बल्ब पैरेलल में फ्यूज भी हो जाता है तो बाकी सब चलते रहेंगे क्योंकि सब अलग अलग बैटरी से कनेक्ट होते हैं, सबके तार अलग अलग आ रहे होते हैं। तो ये एडवांटेज है। एक और एडवांटेज है, सीरीज में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। सीरीज में रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस वेरी लो। अगर पैरेलल में आप बहुत सारे रजिस्टर लगा दो, एग्जांपल के लिए देता हूँ, मान लो सिर्फ 2 रजिस्टर की बात करते हैं, सीरीज में लगा देते हैं 2 का और 4 ओम के रजिस्टर, तो उनका जो आर आएगा 2 RS 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। सीरीज में 2 और 4 को अगर आपने सीरीज में लगाया, लेकिन इन्हीं 2 और 4 को अगर आप पैरेलल लगा देते हो तो 1/2 और 1/4, एलसीएम 4, 2 + 1, तो 3/4 का 4/3, 4/3 यानी 1 के आसपास, 1.33। अब देखो यहाँ पे 1 ओम आ रहा है, 1.33 आ रहा है, यहाँ पे 6 ओम आ रहा है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जितने ज़्यादा रेजिस्टर लगाते जाएंगे और जितने बड़े लगाएंगे वो उतने छोटे होते जाते हैं उनका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है, करंट के लॉस को प्रिवेंट करता है, हीट भी नहीं करता डिवाइस, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीटिंग क्रिएट होगा, ठीक है।
तो ये कुछ उनके प्लस माइनस हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के। अब अगला टॉपिक है बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट होते हैं, केमिकल, मैग्नेटिक और हीटिंग। तो हीटिंग का मतलब होता है जब सर्किट के अंदर प्योर रजिस्टर लगा है, जब सर्किट के अंदर प्योर रजिस्टर लगा है, जैसे आप टंगस्टन का वायर एक अच्छा रजिस्टर होता है जो हम बल्ब में देखते हैं, तो उस रजिस्टर से जब करंट पास होगा तो उसका टोटल करंट जो है हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट वाला बल्ब है उसमें हीटिंग इफेक्ट है। आयरन आप प्रेस करते हैं कपड़े आयरन करने के लिए, उसमें हीटिंग इफेक्ट काम करता है। फ्यूज में हीटिंग इफेक्ट काम करता है। टोस्टर में, माइक्रो ओवन में, गीजर में, इन सब में हीटिंग इफेक्ट ही काम करता है। जो भी हीटिंग करने वाले डिवाइस हैं उन सब में जो कॉइल लगी हुई है वो एक तरह से प्योर रजिस्टर की लगी हुई है। प्योर रजिस्टर का मतलब यहाँ पे जिस कंपोनेंट का रेजिस्टेंस ठीक ठाक है, एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस है। क्योंकि कंडक्टर क्या होता है, जैसे कॉपर का वायर है, कंडक्टर है वो, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो जिसका रेजिस्टेंस ठीक ठाक है, एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस है, उसे हम रजिस्टर कहते हैं। अब जब सर्किट में हम प्योर रजिस्टर लगा देते हैं तो वो पूरा करंट जो है जो सर्किट में सप्लाई होगा वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी डिफाइन देख लीजिए। इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रजिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही आपको यहाँ एक्सप्लेन भी किया है मैंने। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, इसका मतलब जो उसमें रजिस्टर्स लगे हैं और रजिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी, यानी जो उसमें लगे हैं कंपोनेंट केवल रजिस्टर लगे हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रजिस्टर का मतलब केवल उसमें रजिस्टर्स लगे हैं। तो बैटरी से जो एनर्जी जाएगी, जो सोर्स एनर्जी, वो एनर्जी जो है, बैटरी वाली जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअली डिसिपेट होगी एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट के रूप में चेंज होती रहेगी। इसी को हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी बैटरी से मिलने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है अगर सर्किट के अंदर प्योर रजिस्टर लगा हुआ है। इसी को हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं हीटिंग इफेक्ट का। देखो पहले हमें पावर निकालना होगा। पावर कैसे निकालेंगे ये थोड़ा सा पहले ही दे दिया। हम यहाँ पे कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं। मान लो जिस सर्किट में आप बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट की, उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस की सप्लाई हो रही है V वोल्ट की। उस सर्किट का रेजिस्टेंस R है। उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I हो रहा है। कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो हो ही रहा होगा, तो I, और T टाइम के लिए फ्लो कर रहा है। और जो चार्ज फ्लो होता है वो Q। ठीक है, ये सर्किट की बात कर रहे हैं हम। अब चार्ज अगर पता है हमें कि Q फ्लो हो रहा है तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T हमें मालूम है, पढ़ चुके हैं। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I जो होगा वो Q अपॉन T होगा। T टाइम के लिए चार्ज फ्लो हो रहा है। अब हम ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं इसका पावर निकालना है। एक्चुअल में हमें निकालना तो हीट है। वी वांट टू कैलकुलेट द हीट। मतलब हम चाहते हैं कि जो सर्किट में ये प्योर रजिस्टर लगे हुए हैं ये कितना हीट प्रोड्यूस करेंगे, कितना जूल हीट प्रोड्यूस करेंगे। हीट एक एनर्जी है और एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है। तो हम एक तरह से हम जाना चाहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर डेरिवेशन से। तो अभी I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। और आपने पोटेंशियल डिफरेंस को जब डिफाइन किया था तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q था। V इज इक्वल टू W अपॉन Q था। क्या था पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो ये वर्क डन था 1 जूल, चार्ज था 1 कूलाम, तो पोटेंशियल डिफरेंस था 1 वोल्ट।
1 वोल्ट कब होता है? जब 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में 1 जूल का वर्क हो। हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा हुआ है उसके डिफाइन में, तो उसी डिफाइन को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, और W ये वर्क जो होगा वो एनर्जी के इक्वल होता है। क्लास 9th में कॉन्सेप्ट था वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो अगर किसी बॉडी में एनर्जी है तो इसका मतलब उसमें कार्य करने की क्षमता है। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी की डिफाइन ही यही थी। तो वर्क को हम अगर निकालना पावर, अब वर्क को से अगर पावर निकालना चाहते हैं तो पावर होता है W अपॉन T। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। इस W के वैल्यू यहां से ले सकते हैं हम VQ और टाइम T। अब यहां से जो P आया, देखो VQ अपॉन T, VQ अपॉन T, तो VI, मतलब ये जो रजिस्टर है उसकी पावर निकाल ली VI प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से। सब कुछ जो चीजें हमें पता थी उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर पावर पता है, हमने कॉन्सेप्ट में पहले भी बात किया है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एलईडी बल्ब, सामने वाला एलईडी बल्ब है, वो 10 वाट का है। तो 10 वाट का मतलब होता है कि वो पर सेकंड 10 जूल एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च कर रहा है। तो आपने एनर्जी निकालना है, चाहे हीट एनर्जी हो चाहे कोई सी एनर्जी हो, तो उसको उसकी जो पावर है उसके टाइम से मल्टीप्लाई करके निकालोगे। 10 वाट का कितनी देर इस्तेमाल हुआ? 1 सेकेंड इस्तेमाल हो रहा है तो 10 जूल एनर्जी बनेगी। अगर 2 सेकेंड इस्तेमाल हो रहा है तो 20 जूल एनर्जी बन जाएगी। तो वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मतलब अगर हमें पता हो किसी डिवाइस की पावर, तो उसकी पावर को उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो मालूम चल जाएगा। तो पावर तो हमने निकाल ली एक तरह से, VI। अब उस पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो एनर्जी मालूम चल जाएगा, ये एनर्जी कितना प्रोड्यूस कर रहा है। एनर्जी यहाँ पे हीट एनर्जी से होगा क्योंकि हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो अब आप देखो पावर का फॉर्मूला VI और ये T, तो ये एनर्जी एक तरह से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि हीटिंग इफेक्ट कर रहे हैं, रजिस्टर लगा हुआ है सर्किट में। तो H इक्वल टू VIT, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब ओम्स लॉ से अगर हम V की वैल्यू ओम के नियम से V बराबर IR लिख दें, साथ में IT रहने दो, तो I और I का मल्टीप्लाई I स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये दिस वन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। कैसे आया है वो पूरा यहाँ पे मैं सिस्टमैटिक तरीके से समझ सकते हो। मान लीजिए जिस सर्किट में आप कैलकुलेट करना चाहते हो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, तो पहले उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, उसमें जो डिवाइस लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, टाइम T के लिए फ्लो कर रहा है। तो इन चारों चीज़ों के इस्तेमाल से हमने चार्ज मतलब चार्ज की इतनी जरूरत नहीं थी, चार्ज को सिर्फ डिस्कस किया है कि I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, क्योंकि करंट पता है तो चार्ज तो निकल ही जाएगा। अब चार्ज मान लो Q फ्लो हो रहा था तो I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, वी ऑलरेडी नो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर के सबसे पहले डिफाइन है। तो ये I इक्वल टू Q अपॉन T हुआ। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस वाले डिफाइन से, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किए गए वर्क से डिफाइन होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब W इज इक्वल टू VQ, W क्या होता है? वर्क, और वर्क का अगर हम रेट पता कर लें तो पावर मालूम चल जाएगा। तो पावर होता है W अपॉन T, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर। अब W की वैल्यू VQ रख दिया और T, यानी पावर आ गया Q अपॉन T जो होता है I होता है। तो आगे मैंने यहाँ यही लिखा हुआ है P इज इक्वल टू VQ अपॉन T, और Q अपॉन T मतलब I, पावर हो गया
VI। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है कि अगर आपको हीट एनर्जी निकालनी है, पावर मालूम चल गया आपको, डिवाइस का पावर उसकी VI है, तो कितनी देर इस्तेमाल हुआ है, वो टाइम कितना लिया था हमने यहाँ पे, T टाइम लिया है, तो T से मल्टीप्लाई कर दो उसके पावर को। जो डिवाइस जितनी देर चलेगा उसी से मालूम चलेगा कि उसने कितना एनर्जी प्रोड्यूस किया है, पावर इनटू टाइम। जैसे मैंने एग्जांपल से दिया कि अगर एक LED बल्ब 10 वाट का है, इसका मतलब है वो 10 वाट 1 सेकंड में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप उसको T टाइम के लिए निकालना चाहते हैं तो 10 इंटू T करना पड़ेगा, तो यहाँ P इंटू T कर दिया। अब P की वैल्यू VI और T, और यही एनर्जी उसकी हीट में कन्वर्ट हो रही है। एक्चुअल में हीट एनर्जी ही प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि प्योर रजिस्टर लगा हुआ है सर्किट में। तो H इक्वल टू VIT, फिर यहाँ पे ओम्स लॉ लगा के V की वैल्यू IR लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके NCERT में दिया हुआ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के रूप में फॉर्मूला। अब हीट निकालने के लिए चाहिए फॉर्मूला यूज कर लो, चाहिए कर लो, वो डिपेंड करता है आपके पास गिवन क्या है, आप कहाँ तक कैलकुलेट करना चाहते हैं, किस तरह से फास्टर आंसर निकालना चाहते हैं। आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को डिफाइन को देख लो। अभी हमने जो लिखा उसी से बनाया डिफाइन, कुछ नया नहीं है। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये हमने पीछे वाली स्लाइड में ड्राइव किया। तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग यही कहता है, द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज, जो रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट के। ये रहा स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये देखो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर करंट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली हीट इंक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि जिन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होगा तो दोनों एक साथ इंक्रीज होंगे या दोनों एक साथ डिक्रीज होंगे। डायरेक्ट रिलेशन में यही होता है, इनवर्स में उल्टा होता है। तो अगर करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, और वो भी अगर करंट डबल हुआ तो हीट 4 गुना होगा क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है। हाँ, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, लेकिन इसमें डबल वबल का चक्कर नहीं है, जितना गुना रेजिस्टेंस होगा उतना गुना हीट हो जाएगा। टाइम बढ़ाओगे तो भी हीट बढ़ेगा। तो ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है बच्चों। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास में हम। सबसे पहले फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो टंगस्टन का बना है, वो प्योर रजिस्टर है। मतलब बचपन में हम सोचते थे कि ये जलाया जा रहा है, रोशनी मिल रही है, कभी हीट के बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन एक्चुअल काम तो उसका प्रिंसिपल तो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है, क्योंकि वो प्योर रजिस्टर है। जब उसमें से करंट पास हो रहा है तो हीट होकर ग्लो कर रहा है। वो हमारा मेन पर्पस था उससे लाइट लेना, लेकिन वो एक्चुअल में हीट प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा फ्यूज का वायर जो है, एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा करंट आएगा तो गल कर टूट जाएगा, गर्म होकर पिघल कर टूट जाएगा, वो भी हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। इसके अलावा गीजर, आयरन, जो भी हीटिंग, माइक्रो ओवन, टोस्टर, सब हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। आयरन, हीटर, गीजर, बल्ब, फ्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो बातें और है। फ्यूज वाला जैसे कॉन्सेप्ट है और बल्ब वाला, ये दोनों। बल्ब में भाई एक आध नंबर का फैक्ट है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है मेल्ट होके। ठीक है, ये उसमें 1 मार्क्स का था। और जो फ्यूज है, इसके बारे में भी आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है कि फ्यूज को लगाने के लिए उसकी रेटिंग डिसाइड करनी पड़ती है, किस रेटिंग का फ्यूज लगाना है। जैसे आज भी अपने घरों में हम एमसीबी लगवाते हैं तो 10 एम्पियर, 5 एम्पियर। अभी उस दिन आप लोग बैठे थे जब भी लास्ट क्लास आपकी डिस्टर्ब हो गई थी, जब हम स्टेबलाइजर का कनेक्शन करवा रहे थे। मालूम उस दिन क्या इशू आया था? स्टेबलाइजर को हम कनेक्ट कर रहे थे
तो जहाँ से स्टेबलाइजर को करंट मिल रहा था उसके पास एक एमसीबी लगी हुई थी, जिस एमसीबी से करंट मिल रहा था वो एमसीबी थी 15 एम्पियर की, और स्टेबलाइजर को इनपुट चाहिए था 40 एम्पियर से, 40 एम्पियर की एमसीबी से। अब उस इलेक्ट्रिशियन को पता नहीं थी और हमने भी एमसीबी पे गौर नहीं किया, हमें तो उसको पैसे देने थे, हमें दिमाग नहीं लगाया इतना। तो बाद में पता चला कि ये बार बार ट्रिप हो रही है और टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए क्योंकि एमसीबी वहाँ लगी है 15 एम्पियर की और आप कनेक्ट कर रहे हो उससे स्टेबलाइजर को जो कि इनपुट मांग रहा है 40 एम्पियर का, 40 एम्पियर की एमसीबी से इनपुट मांग रहा है, तो बार बार ट्रिप हो जाती है एमसीबी। जैसे ही यहाँ पे स्टेबलाइजर ऑन करते हैं वो ट्रिप हो जाती है। आपकी क्लास में हुआ था ये उस दिन, इसीलिए क्लास वेस्ट हुई थी। फिर मैं गया और फिर 40 एम्पियर की एमसीबी लेकर आया और फिर लगाया और ठीक हो गया। तो यहाँ पर वही लॉजिक फ्यूज का भी है कि आप जिस सर्किट में फ्यूज लगाओगे तो आपको ये देखना पड़ेगा उस सर्किट में कितना लोड डालना है आपको। लोड के हिसाब से एमसीबी या फिर फ्यूज डिसाइड होते हैं। अब एक एग्जांपल के लिए मान लो आपकी एक सिंपल ड्राइंग रूम है, उस ड्राइंग रूम में ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 एम्पियर 6 एम्पियर तक का डिवाइस चलाते हो, या मान लो कि आप कपड़े सुबह सुबह स्कूल के जाने के लिए आयरन करते हो कपड़े, बस सबसे ज़्यादा पावर का वही होता है एक डिवाइस घर में। गीजर को एसी को अगर छोड़ दिया जाए तो एसी गीजर अगर छोड़ दिया, नॉर्मली जो छोटे डिवाइस है उनके लिए तो अलग सर्किट होते हैं, 15 एम्पियर वाले होते हैं। एसी के लिए अलग सर्किट घरों में डाला जाता है 15 एम्पियर का, गीजर के लिए अलग सर्किट होता है, अगर हीटर है तो उसके लिए भी 15 एम्पियर वाला सर्किट होता है। लेकिन 5 एम्पियर में 6 एम्पियर में चल जाता है ये आपका इलेक्ट्रिक आयरन। तो कैसे मालूम चला कि 5-6 एम्पियर में चल जाएगा? हमें उसके लिए जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं उसकी पावर मालूम हो। ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसकी पावर होती है 1000 वाट। हमारे घर में जो वोल्टेज की सप्लाई लाइन आती है 220 वोल्ट की आती है। तो I इज इक्वल टू यानी P इज इक्वल टू वी आई होता है, तो I इज इक्वल टू P अपॉन V। P यानी 1000 वाट, V 220 वोल्ट, 0 से 0, तो ये 4.54 यानी करंट जो लेगा ये 54 एम्पियर का लेगा फ्यूज, इलेक्ट्रिक आयरन। यानी आयरन जो करंट ड्रॉ करेगा 220 वोल्ट की लाइन से वो 4.5 एम्पियर के अराउंड करेगा। तो अब जिस भी सर्किट से बोर्ड से आपने ये आयरन चलाना है उसमें फ्यूज अगर लगाना है, उसके सीरीज में फ्यूज लगाना है तो 5 एम्पियर का 6 एम्पियर का लगा सकते हो, यानी इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। वही तो हो रहा था स्टेबलाइजर में। अब वो 40 का मांग रहा है, 15 पे लगा रखा है, वो ट्रिप होना ही है। ऐसे ही मान लो आपने फ्यूज लगा दिया 4 एम्पियर का और आपने उस पर प्रेस चलाया, तुरंत फ्यूज उड़ जाएगा क्योंकि करंट 4 एम्पियर से ज़्यादा आएगा उस सर्किट से, फ्यूज से, तो फ्यूज पिघल कर टूट जाएगा। तो ये हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड डिवाइस है फ्यूज, जिसमें एक रेटिंग रहती है, उस रेटिंग से ज़्यादा अगर करंट आएगा तो वो गर्म होकर टूट जाएगा। और फायदा है, टूटना कोई नुकसान की चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने अपने बचपन में गलती करी थी। क्या किया था, ऐसे ही लाइट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती थी तो अक्सर ना फ्यूज़ टूट जाता था। तो मुझे एक दिन दिमाग में आइडिया आया, ऐसे ही कोई क्लास 6-7 की बात होगी, यार ये क्या हो गया, लाइट कैसे बंद हो गई कमरे की। मैंने फ्यूज़ निकाल के देखा, अरे ये फ्यूज़ का तार पिघल गया। फिर मैंने क्या किया, उस फ्यूज़ के तार को निकाल के एक मोटा हैवी सा तार लगा डाल दिया उसमें और लगा दिया फ्यूज़। उसके बाद से घरों में फ्यूज़ तो नहीं होते देखा, बल्ब, टीवी, डिवाइस फ्यूज़ हो रहे थे क्योंकि फ्यूज़ का काम प्रोटेक्शन का था, हमने फ्यूज़ को ही प्रोटेक्ट कर दिया। फ्यूज़ अपने ही कुर्बानी देकर दूसरे डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है, हमने कहा नहीं फ्यूज़ को नहीं मरना है, लेकिन बाकी डिवाइस बल्ब फ्यूज़ होने लगे। फिर तो अंकल आए, इलेक्ट्रिशियन अंकल, उन्होंने पूछा ये आपके घर में कारस्तानी किसने की है, ये इतना मोटा तार किसने लगाया, ये इसलिए आपके डिवाइस सारे फ्यूज़ हो रहे हैं। मैंने कहा अंकल मैंने किया था, वो अंकल बार बार फ्यूज़ उड़ जाता था ना, इसलिए मैंने। अरे बेटा इसका काम ही उड़ना है, इससे उड़ने दे, इसीलिए तो इतना नुकसान करवा लिया तुमने, तुम्हारा टीवी जल गया, तुम्हारे बल्ब फ्यूज़ हो रहे हैं, तो आपने फ्यूज़ को मोटा क्यों लगाया। मैंने कहा अंकल चलो कोई बात नहीं, सॉरी अंकल मुझे पता नहीं था। उसके बाद मैंने फ्यूज़ नहीं लगा कभी बदला, ठीक है। तो ये फ्यूज़ का काम है। तो ये सारे हीटिंग इफेक्ट बेस कंपोनेंट है जो आपके सिलेबस के पार्ट हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर देखो, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, ये क्लास 9th की डिफाइन थी।
क्लास 10 में बस उसी को कर दिया, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी नोन एज पावर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यहाँ चैप्टर चल रहा है। तो एनर्जी के जब 10 वाट, जब हम किसी एलईडी बल्ब का पावर 10 वाट कहते हैं, इसका मतलब है 10 जूल पर सेकेंड वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो इसी को पावर कहते हैं। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। जब रेट शब्द आ रहा है इसका मतलब टाइम की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। एसआई यूनिट वाट है इसकी। फॉर्मूला आपके 3 फॉर्मूले हैं, हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ही निकाला था, अभी उसी फॉर्मूले को बात करते हैं। हमने कहा था कि वर्क, देखो ये जो फॉर्मूला आया पावर का कहाँ से आया है, पोटेंशियल डिफरेंस वाले डिफाइन से है। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, है ना, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो ये उसी डिफाइन से फॉर्मूला आया, और ये वर्क है, तो वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू। और अगर इसी का रेट ऑफ डूइंग वर्क निकाल दें, यानी टाइम इसमें डाल दें, टाइम से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा पावर P इज इक्वल टू V और Q अपॉन T का मतलब I। नहीं, वर्क को टाइम से डिवाइड कर दें तो पावर आ जाती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वही रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी भी है। तो पावर का पहला फॉर्मूला ये बन गया। इसी फॉर्मूले में आप V की जगह ओम्स लॉ लगा दीजिए, IR लिख दो इंटू I, तो ये I स्क्वायर R हो जाएगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। इसी फॉर्मूले में फिर से ओम्स लॉ पलट के लगा दो, I की जगह V अपॉन R भी होता है ओम्स लॉ से, क्योंकि ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR। तो उलट पलट के कैसे भी लगाते रहो उसे। तो अगर I की जगह वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो R डिवाइड में आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ I की जगह V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू ये R से स्क्वायर कट गया, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो 3 फॉर्मूले यूज हो जाते हैं पावर के लिए। पहला फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI से है, दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और तीसरा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये 3 फॉर्मूले हो गए। ये रहा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, P इज इक्वल टू VI। ठीक है, इस तरह से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। एनर्जी तो होता ही है पावर और टाइम का प्रोडक्ट, हम भी बहुत देर से डिस्कस करें इसी बात को। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर है। जो एनर्जी का है वैसे यूनिट तो जूल है, ऐसा यूनिट एनर्जी का जूल है, वर्क का भी जूल है, पावर का वाट है। लेकिन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो हम खरीदने में, ये लार्ज स्केल पे खरीदते हैं बिजली, हमारे घर में जो बिजली आती है हम कहते हैं 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, 200 यूनिट, वो यूनिट मतलब KWH है। एनर्जी का यूनिट है KWH, किलोवाट आवर। आप अपने जो इलेक्ट्रिकल मीटर है उसमें आप थोड़ी देर खड़े रहिए उसके सामने, तो जिस नंबर के बाद, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ आ रहा है KWH, तो समझना ये यूनिट है जो अभी प्रेजेंट में है, उसके पीछे KWH लिखा होगा, तो ये यूनिट है। यही देखता है वो जो इलेक्ट्रिशियन आता है जब बिल निकालता है कि पिछले महीने कितनी थी, इस महीने कितनी हो गई, उसका माइनस करके बता दो कितने यूनिट बन गए। अगर पिछले महीने 2000 KWH था, इस बार 2016, तो 116 यूनिट खर्च हो गई आपकी, वो 116 यूनिट के बिल आपको बना के दे देगा। तो एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है वो KWH है, और दोनों में रिलेशन भी है आपको। देखो 1 KWH, KW का मतलब होता है किलोवाट और आवर, तो ये KW किलोवाट को अगर वाट में चेंज करोगे तो 1000 वाट हो जाएगा, और आवर को अगर सेकंड में चेंज करो तो 3600 सेकंड हो जाएगा। तो ये 36 लाख 3 4 5 जूल, क्योंकि वाट इंटू सेकेंड जो होता है वो जूल के बराबर होता है। वाट इंटू सेकेंड, अगर वाट और मल्टीप्लाई सेकेंड हो जाए तो वो जूल बन जाता है। तो ये 1 KWH होता है 36 लाख जूल के इक्वल। कई बार आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनर्जी की कमर्शियल यूनिट और एनर्जी की SI यूनिट में क्या रिलेशन है। तो यही रिलेशन है कि जो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है वो 1 KWH इक्वल होता है 36 लाख जूल के।
देखो आप कंफ्यूज मत होना, P इज इक्वल टू W/T या फिर E/T है ना, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट जूल होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, पावर का वाट होता है। तो यहाँ पर अगर हम वाट इंटू सेकंड कर दें, वाट इंटू सेकंड, तो जूल नहीं है वो, इसीलिए ना यहाँ देखो ये वाट कर दिया और ये सेकंड कर दिया, ये भाई 1000 वाट हो गया, ये 3600 सेकंड हो गए, तो वाट इंटू सेकंड जूल होता है। तो सारे इसी का, सारे आपस में कैलकुलेशन चल रही है, उसी का खेल चल रहा है। इस तरह से आपका ये रिलेशन मैंने लिख भी रखा है। इस तरह से आपका एक शानदार चैप्टर पूरा होता है। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।